मेरे सभी मित्रों, शिक्षक बंधुओं और प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले 6 सेशंस में मैंने एनिमल किंगडम के विभिन्न फाइला का डिस्कशन किया। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कहेलमिन्थिस, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये 2 फाइलम अलग अलग इवॉल्व करते हैं और फिर मोलस्का से इकाइनोडर्माटा बनता है। इसलिए हमने आर्थ्रोपोडा को पहले लिया और मोलस्का का डिस्कशन आर्थ्रोपोडा के बाद कर रहे हैं। मोलस्का नाम का प्रथम उपयोग जॉन्स्टन नाम के वैज्ञानिक ने 1650 ईस्वी में किया था, जिसका अर्थ होता है कोमल शरीर वाला प्राणी। कोमल शरीर तो एनेलिडा में भी होता है, इसलिए चाहे यह नाम कितना ही सार्थक हो, यह पहचान चिन्ह नहीं बन पाता है। जैसे कि आर्थ्रोपोडा में नाम से पहचान हो जाती है, वैसे मोलस्का में नाम से पहचान नहीं होती है। आप जिन मोलस्का को जानते हैं, आप विभिन्न प्रकार के घोंघे यानी स्नेल्स देखते हैं, गार्डन में, नदी में, तालाबों में। कौरीज देखते हैं, शंख और सीप देखते हैं। उन सभी में आप वास्तव में शरीर के ऊपर पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए खोल को देखते हैं। अगर इस खोल की बात हटा दी जाए तो मोलस्का के अंदर कोई ऐसी पहचान वाली बात नहीं मिलती है जिसे सिर्फ इसी फाइलम की पहचान कहा जा सके, सिवाय एक लक्षण के कि इसमें मेंटल या पैलियम होता है तथा यह विसरल मांस को घेर कर एक पैलियल कॉम्प्लेक्स बनाता है। मोलस्का के अध्ययन को माल्कोलॉजी और इसके खोल के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। आप ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन नामों को पूछा जाता है। सबसे पहले मोलस्का का थॉरो स्टडी, इसके विभिन्न कैरेक्टर्स का स्टडी क्यूवियर नामक वैज्ञानिक ने 1795 में किया था और उन्होंने इसका वर्गीकरण भी किया था। हालांकि जानकारी के साथ साथ वर्गीकरण बार बार बदलते रहता है। आप जितना हायर लेवल तक जाइएगा, उस दौरान आप हर एक फाइलम का नए प्रकार का वर्गीकरण देखिएगा। यह अधिकांश समुद्री एनिमल है, लेकिन घोंघे और सीप के कई स्पेसीज फ्रेश वाटर पॉन्ड्स और रिवर्स में भी मिलते हैं। कुछ घोंघे एम्फीबायस होते हैं, जमीन पर घूमते रहते हैं, गार्डन में घूमते हैं, पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। ये सभी मोलस्का है। मोलस्का की उत्पत्ति एनेलिडा के क्लास पॉलीकीटा से किसी तरह हुई। ऐसा माना जाता है कि पॉलीकीटा का ट्रोकोफोर लार्वा रूपांतरित होकर मोलस्का के भेलीगर या मुलर लार्वा में बदल गया और उससे फिर एक अलग रास्ते पर इवोल्यूशन आगे चला। लेकिन एनेलिडा की तरह इनमें मेटामेरिज्म यानी अलग अलग खंडों का पाया जाना आप नहीं देखेंगे। बहुत प्राचीन काल में जब मोलस्का की उत्पत्ति हुई थी, तो मोनोप्लेकोफोरा नाम का
एक क्लास इवॉल्व हुआ। उस क्लास में जितने एनिमल्स थे संभवतः सभी में सेगमेंटेशन था, मेटामेरिज्म था, लेकिन अब वे एक्सटिंक्ट हो गए। अभी जीवित मोलस्का में नियोपिलिना नाम के एक छोटे से जीव में सेगमेंटेशन पाया जाता है, इसलिए इसे एनेलिडा और मोलस्का फाइलम के बीच कनेक्टिंग लिंक, योजक कड़ी कहा जाता है। एनेलिडा की तरह ही यह ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जिसमें वास्तविक बॉडी कैविटी बन चुका है। वास्तविक बॉडी कैविटी पाया जाता है। शरीर 4 भागों में बटा हुआ, यानी हेड, विसरल मास, फुट और मेंटल, ये 4 भागों में बटे हुए मिलते हैं। मेंटल एक मोटे मेम्ब्रेन से बना हुआ पर्दे की तरह की रचना है। सीप जैसे जंतुओं में यह दाएं बाएं से खुला रहता है, लेकिन स्नेल और सीपिया जैसे जंतुओं में यह एक बंद बैग की तरह होता है। उसी के अंदर इसका गिल्स छिपा रहता है और जेनाइटल ओपनिंग भी इसी पैलियम से घिरे हुए क्षेत्र में होता है। पाइला ग्लोबोसा जो एम्फीबायस स्नेल है, उसमें पैलियम का एक हिस्सा 2 भाग में बंटकर फेफड़े का काम करता है। इसके बॉडी के सतह पर जो एपिथेलियम है वह सीलिएटेड होता है, जिसमें जहाँ तहाँ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी होते हैं, जिसके कारण बॉडी का सतह हमेशा मॉइस्ट, भींगा भींगा सा बना रहता है। जहाँ जहाँ बॉडी में खोल नहीं है, आप खोल विहीन रचनाओं को देखेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको काफ़ी कोमल दिखाई पड़ेगा, सॉफ्ट बॉडी दिखाई पड़ेगा। स्नेल्स में और सेपिया और ऑक्टोपस जैसे प्राणियों में हेड खूब विकसित है, जिसमें एक जोड़े आँख, एक जोड़े टेंटेकल्स और सीपिया में 10 आर्म्स भी पाए जाते हैं, इसलिए उसे डिकापोडा कहा जाता है। ऑक्टोपस में 8 आर्म पाए जाते हैं, यानी वह ऑक्टापोडा है। विसरल मास के अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी और जेनाइटल सिस्टम पाया जाता है। मेंटल के अंदर गिल्स और लंग्स हो सकते हैं। इनके अंदर वास्तविक सीलोम अधिकांश जगहों पर एपिथेलियम के नष्ट हो जाने के कारण हीमोसील में बदल जाता है, लेकिन हार्ट के चारों ओर, नेफ्रिडिया के चारों ओर और जेनाइटल डक्ट के चारों ओर यह मेसोडर्मल एपिथेलियम दिखाई पड़ता है। इसलिए अधिकांश केसेज में हीमोसील पाया जाता है। सिफेलोपोडा में, यानी कि सीपिया और ऑक्टोपस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। जहाँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ हीमोग्लोबिन भी है, जो लाल रंग का होगा, और कुछ प्राणियों में हीमोग्लोबिन की जगह पर हीमोसायानिन और हीमोएरिथ्रिन है, जिसके कारण कि यह ब्लू या ब्राउन कलर का ब्लड हो सकता है। किडनी विकसित हो चुका है। सेंस ऑर्गन के रूप में स्टैटोसिस्ट सभी जंतु में मिलते हैं। ओस्फ्रेडियम स्नेल में मिल जाएंगे आपको, और आँख स्नेल और ऑक्टोपस जैसे प्राणियों में खूब विकसित मिलेंगे। अधिकांश एनिमल यूनिसेक्सुअल है, इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है।
लेकिन कुछ स्नेल एम्फीबायस है और बाइसेक्सुअल भी है। ऐसे बाइसेक्सुअल स्पेसीज में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है और क्रॉस भी होता है। आमतौर से फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर यानी एक्सटर्नल होता है, किसी किसी में इंटरनल डेवलपमेंट भी होता है। कई बार डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई लार्वा नहीं मिलता है, ऑक्टोपस में कोई लार्वा नहीं बनता है। वेलिगर लार्वा और मुलर लार्वा ये आपको स्नेल्स में मिल जाएंगे। सीप में, जिसे यूनियो कहते हैं, उसमें ग्लॉकिडियम लार्वा बनता है। अब इसे 5 महत्वपूर्ण क्लासेज में बांटा गया। पहला क्लास है एम्फिन्यूरा। यह समुद्री जीव है। बॉडी एकदम सीधा होता है, बायलैटरल सिमेट्री पाया जाता है। इसके शरीर पर 8 कतार में प्लेट्स का सिक्रीशन यानी कैल्केरियस प्लेट का सिक्रीशन होता है। इन 8 प्लेट्स को देखकर ऐसा माना जा सकता है कि इसके बॉडी में 8 सेगमेंट्स थे और प्रत्येक सेगमेंट से एक प्लेट का सिक्रीशन हो रहा है। काइटन एक बड़ा ही खूबसूरत जीव है। समुद्र की सतह पर आमतौर से बालू वाले हिस्से में ज़मीन पर रेंगते हुए आपको ये काइटन मिल जाएंगे। इन दोनों स्पेसीज में आप गिनकर देख सकते हैं। इनमें 8 प्लेट में बटा हुआ कैल्केरियस शेल है डॉर्सल सतह से। ये कई अन्य स्पेसीज भी हैं। इन सभी में चाहे रंग जैसा भी हो, 8 प्लेट स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। स्कैक्फोपोडा, इनका भी बॉडी एकदम सीधा और बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। यह भी समुद्री है। इनमें हेड, आइज और टेंटिकल्स नहीं विकसित होते हैं। इनके खोल सिलिंड्रिकल होते हैं या ट्यूबुलर होते हैं, जो दोनों ओर से खुला रहता है। अगला हिस्सा चौड़ा और पिछला हिस्सा पतला होता है। ये शेल काफ़ी कठोर और मजबूत होते हैं। अपने फुट की मदद से यह समुद्र के बालुई पेंदे में बिल बनाकर, मांद बनाकर रहते हैं। इनमें टॉर्सन भी पाया जाता है। कॉमनली इनको हम डेंटेलियम या एलिफेंट टस्क के नाम से जानते हैं। आप ये फोटोग्राफ देखिए, यह एक लाइव डेंटेलियम है। अगले हिस्से में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसमें माउथ बना हुआ है, कुछ अपेंडेजेज हैं, यहाँ आई भी दिख रहे हैं। ये पिछला जो नुकीला हिस्सा है यह भी खुला रहता है। यह डेंटेलियम का खोल है, शेल है, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला, ठीक हाथी के दांत के समान, लेकिन बहुत छोटे आकार का होता है। इसका उपयोग सजावटी चीज़ों के निर्माण में किया जाता है। तीसरा क्लास है गैस्ट्रोपोडा। इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा परिचित घोंघा है, स्नेल है। लेकिन स्नेल के अलावे समुद्र में बहुत तरह के प्राणी हैं। अधिकांश एनिमल समुद्री और कुछ ही एनिमल फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। जो समुद्री होते हैं उनमें एक्वेटिक रेस्पायरेशन है, लेकिन फ्रेश वाटर के कई स्पेसीज में लंग्स जैसी रचना बन गई है। ये हवा से भी श्वसन कर सकते हैं। इनका हेड खूब विकसित होता है, जिस पर एक जोड़ा आँख और 1 या 2 जोड़े टेंटिकल्स पाए जाते हैं।
इनका जो खोल है वह लिपटा रहता है कॉइल की तरह, तो कॉइलिंग होता है इनके सेल में, और बॉडी के अंदर का भी टिश्यू 8 की आकृति से मुड़ा हुआ यानी टॉर्सन उत्पन्न करने वाला होता है। लेकिन किसी किसी प्राणी में टॉर्सन नहीं पाया जाता है, या लार्वा में टॉर्सन प्रारंभ हुआ और बाद में फिर वह सीधा होकर बायलैटरली सिमेट्रिकल हो जाता है, तो इस घटना को डिटॉर्सन कहते हैं। इनमें एक मांसल थक्के के समान वेंट्रल फुट होता है, पेट के रीजन से यह उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम गैस्ट्रोपोडा रखा गया। पटेला ट्रू लिम्पेट का नाम है, समुद्री है। साइप्रिया जिसे कौरी कहते हैं, यह भी समुद्री है। एप्लाइसिया इसका उपनाम ही सी हॉर्स है, समुद्री घोड़ा। घोड़ा जैसा नहीं होता है, लेकिन यह कहा हुआ नाम है। डोरिस इसे सी लेमन कहते हैं, समुद्री नींबू। इसके सतह पर छोटा छोटा दानेदार रचना है, जिसके कारण इसे नींबू के समान माना गया। हेलिक्स यह जमीन पर घूमने वाला स्नेल है। और जैंकस जिसे आप शंख कहते हैं, ये बहुत ही कीमती चीज़ है। ये देखिए, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों में एप्लाइसिया बनाया गया। ये डॉर्सल है, ये इसका वेंट्रल है, और ये नीचे लैटरल डायग्राम बना हुआ है। इसका भी सेल बड़ा ही खूबसूरत है। ये विभिन्न प्रजाति के कौरीज हैं। सजावट में, पूजा पाठ में आप इसका उपयोग होते देखे होंगे। पेपर वेट के रूप में भी ये बड़े आकार के कौड़ियों का उपयोग होता है। सजावटी चीज़ों में तो काफ़ी उपयोग होता है। आदिकाल में जब पेपर करेंसी नहीं था, तो उस समय कौड़ी का उपयोग सस्ते सामान में लेन देन में सिक्के की तरह, क्वाइन की तरह किया जाता था। यह शंख है। इसके बहुत सारे स्पेसीज होते हैं। इस शंख को हिंदुओं में पूजा में प्रयोग में लाया जाता है। इसके काटकर इससे चूड़ियाँ बनाई जाती है, जो विवाहित महिलाएं पहनती हैं। ये चूड़ी भी काफ़ी महंगी होती है, 1000 रुपये जोड़ा से कम में आपको नहीं मिलेगी। ये है एप्लाइसिया, जिसको आप सी हेयर कहते हैं। और यह है डोरिस, जिसे सी लेमन कहा जाता है। चौथा क्लास है पेलिसाइपोडा। यह बायलैटरली कंप्रेस्ड एनिमल है। हेड, आँख और टेंटिकल नहीं मिलेंगे, लेकिन स्टेटोसिस्ट होता है। इसका सेल 2 भागों में बटा रहता है, जो इसके पीठ की सतह के पास कब्जे की तरह आपस में जुटा रहता है। दोनों ओर पैलियम के 2 फ्लैप्स पाए जाते हैं। 1 जोड़ा या 2 जोड़ा गिल्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें काफ़ी जटिल होता है, जो फिल्टर फीडिंग में भी काम करता है। प्लैंक्टन्स को छानकर खाने में भी मदद करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनडायरेक्ट है, ग्लॉकिडियम लार्वा का निर्माण करके होता है। जो फीमेल होती है, उसमें लार्वा को पालने के लिए एक अलग से थैलानुमा 1 जोड़ा ब्रूड पॉच भी पाया जाता है। यूनियो कॉमन सीप है, आपको आसपास के नदी में मिल जाएगा। उसमें कई तरह की छोटी छोटी जातियां भी होती है। समुद्र में पाए जाने वाले अधिकांश सीप के स्पेसीज को लोग वाइस्टर बोल देते हैं। इसमें एक स्पेसीज है पिंक टाडा, जिससे मोतियों का निर्माण होता है। पेक्टिन और माइटिलस, यह अलग अलग स्पेसीज है। यह देखिए, एक पर्ल वाइस्टर है, पिंक टाडा। इसके सेल मरने के बाद इसके सेल को खोलिएगा
तो बॉडी के अंदर जहाँ तहाँ चिपका हुआ आपको विभिन्न आकार प्रकार का मोती मिलेगा। आप देख रहे हैं किस तरह कितनी सारी मोतियां हैं कि आराम से निकाली जा रही हैं, लेकिन सारी मोतियां गोल नहीं होती। कुछ चपटे होते हैं जिसका उपयोग लॉकेट में, अंगूठियों में किया जाता है। जो मोती जितना बड़ा और जितना गोल होता है, एक रंग का यानी शुद्ध रंग का होता है, उसका उतना ही ज़्यादा कीमत बन जाता है। मोती की माला आपने सुना होगा, देखा भी होगा। यह एक प्राकृतिक और बेशकीमती चीज है। ये देखिए कितना गोल मोती निकला, छांट कर अलग से रखा जा रहा है। जो मोती एकदम गोल है उसको अलग, चपटे मोतियों को अलग सॉर्टिंग करके रखा जाता है। अक्सर ये सफेद या हल्के गुलाबी होते हैं, लेकिन कुछ मोती नीले और कुछ काले रंग के भी होते हैं। यह निर्भर करता है कि जिस वातावरण में यह एनिमल पल रहा है वहाँ पानी में किस तरह का मिनरल है। अब 5वां क्लास है सिफेलोपोडा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है माथे पर पैर होना। इसके हेड काफ़ी विकसित होते हैं। ये सभी के सभी समुद्री जीव हैं। हेड में ब्रेन बना रहता है, एक जोड़े आँख और एक जोड़े टेंटिकल्स होते हैं। इसके अलावे कुछ प्राणियों में 8 आर्म्स और कुछ प्राणियों में 10 आर्म पाए जाते हैं। ऑक्टोपस में 8 आर्म पाया जाता है। सीपिया और लॉलिगो में 10 आर्म्स पाए जाते हैं। इसके वेंट्रल सरफेस पर पैलियम बना हुआ है, उसी के अंदर गिल्स और इंक ग्लैंड होता है। जब इसे लगता है कि यह अपने दुश्मनों से अपना बचाव नहीं कर पाएगा तो सीपिया और ऑक्टोपस नीले रंग का इंक निकालता है, जो तेजी से घुलता है और इतना गाढ़ा नीला रंग उत्पन्न कर देता है कि दुश्मन उसे नहीं देख पाते हैं। लोलिगो या सी स्क्विड में भूरे रंग का इंक बनता है। तो इस तरह से जैसे युद्ध में स्मोक स्क्रीन बनता है, उसी तरह पानी में यह इंक का स्क्रीन बनाता है। सीपिया जो बहुत बड़ी संख्या में मिलता है, उससे पहले प्राकृतिक रंग निकाला जाता था। उस रंग का नाम ही है सीपिया ब्लू। अभी जो आप देख रहे हैं लाल के साथ ब्लू का उपयोग मैंने किया है अक्षरों को पेंट करने में, रंगीन करने में। यह वास्तव में सीपिया ब्लू कलर है। इसमें नर्वस सिस्टम खूब विकसित है। ब्रेन के ऊपर विशेष प्रकार के केमिकल्स का खोल भी बना हुआ है। ऐसा लगता है कि कार्टिलेज का बना हुआ वो खोल हो। नॉन कॉर्डेटा जितने हैं उसमें नर्व फाइबर्स खुले हुए होते हैं, उसकी सतह पर कोई खोल नहीं होता है। लेकिन इस क्लास में माइलिन खोल पाया जाता है जो कॉर्डेटा में पाया जाता है। इनकी आँख की बनावट भी वर्टिब्रेट के आँख के बनावट की तरह होती है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
और किसी प्रकार का लार्वा नहीं बनता है। तो सीपिया को कॉमनली कटल फिश कहा जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर मांस के रूप में किया जाता है या फिर ब्लू इंक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लोलिगो सबसे बड़े आकार का इन्वर्टिब्रेट है। बहुत तेज तैरने के कारण इसे सी स्क्विड नाम दिया गया है। और ऑक्टोपस आपने देखा भी होगा फोटोग्राफ कहीं ना कहीं, इसे डेविल फिश कहते हैं। ये बहुत बड़ा कार्निवोरस जीव कहलाता है। ये देखिए आराम से पड़ा हुआ ऑक्टोपस है। आपको यहाँ आँख बना हुआ भी मिल रहा है। यह ऑक्टोपस का आँख है और यह सब इसके आर्म्स हैं। ये पीछे की ओर टेंटेकल फैला हुआ है। ये दूसरा स्पेसीज देखिए ऑक्टोपस का। इसका जो आर्म क्वाइल्ड हो गया है, उस पर जो आपको छोटा छोटा उभार दिख रहा है, यह इसका शकर है। अभी आप एक और वीडियो देखिएगा, उसमें यह शकर जिसकी मदद से यह किसी भी सतह पर चिपक सकता है, बहुत ही स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। यह है सीपिया का एक स्पेसीज। कोरल्स के बीच पाए जाने के कारण इसका बड़ी खूबसूरत रंग से रंगा हुआ है। इसमें देखिए 10 आर्म्स पाए जाते हैं। यह कॉमन स्पेसीज है सीपिया का, जो हमारे पूर्वी समुद्र तट पर काफ़ी होता है। इसमें इंटरनल सेल है। ऊपर एपिडर्म को हटाइएगा तो अंदर से आपको सेल सिर्फ पीठ की ओर बना हुआ, इतना दूर बना हुआ अंदर से सेल मिलेगा। इसका सेल कमज़ोर होता है। इसमें नेक है। वेंट्रल सरफेस का फोटोग्राफ हम नहीं दे रहे हैं। और सी स्क्विड लोलिगो, ये काफ़ी लंबा सबसे बड़ा प्राणी है। देखिए कितना लंबा एंटीना है और ये छोटे छोटे 10 आर्म इसमें पाए जाते हैं। ये दूसरा फोटोग्राफ है। यह एक दुर्लभ जीव है जिसे एमोनाइट कहते हैं। इसके अधिकांश स्पेसीज दुनिया से लुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। इसमें भी आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से आँख और बहुत सारे टेंटिकल्स और आर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक जोड़ा टेंटिकल आगे है और बाकी सब इसके आर्म हैं। इसके जो फॉसिल्स कहीं मिल जाते हैं, हमारे हिमालय रीजन में पत्थरों के बीच इसके फॉसिल्स हैं, जो गंडक नदी के बहाव के कारण बहकर नीचे कभी कभी आ जाता है। तो उस फॉसिल को लोग भगवान विष्णु का प्रतीक मानते हैं। शालिग्राम के नाम से उसकी पूजा करते हैं। ये देखिए फॉसिल है, यह एनिमल का, एमोनाइट नाम के प्राणियों का यह फॉसिल है। इसी की पूजा लोग शालिग्राम के नाम से करते हैं। पास में कोई बड़ा मंदिर हो, वहाँ के आप पुजारी से निवेदन कीजिएगा कि हमको शालिग्राम दिखला दीजिए। उन लोगों के पास किसी न किसी स्पेसीज का शालिग्राम पत्थर मिल जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं टुकड़े में शालिग्राम है। इसे ठीक से निकाला नहीं जा सका है। बगल के बालू पत्थर वाले हिस्से को बहुत सावधानी से अलग करना पड़ता है। Northern Australia has the highest tides in the tropics, which expose समुद्र के किनारे बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पानी जहाँ तहाँ जम जाता है। आप देख रहे हैं उसी पानी में एक ऑक्टोपस धीरे धीरे बाहर निकलते हुए आ रहा है। अगल बगल आप कुछ जलीय पौधों को देख रहे हैं। Octopuses are marine animals. They live and breathe underwater.
At low tide, most octopuses would be imprisoned in their rocky pools. अपने आर्म और शकर की मदद से ऑक्टोपस पत्थर चट्टानों पर यहाँ तक कि पानी के This बाहर भी is आकर no जमीन पर ordinary octopus. आराम से रेंग सकता है। ये देखिए, इसके आर्म पर सफेद सफेद गोल गोल सकर्स बने हुए हैं, जिसकी मदद से अपने शरीर को यह ठोस सतह पर चिपकाते हुए आगे बढ़ रहा है। इन्हीं की मदद से यह अपने शिकार को भी पकड़ता है। It's the only one specially adapted to walk on land. It pulls itself along using the hundreds of tiny suckers that line its arms. Hunting for crabs, it walks from pool to pool. इतने आराम से यह रेंगते हुए एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा है, और पानी मिल जाने के बाद अब देखिए यह पानी के अंदर जा रहा है। यहाँ इसे भोजन और शिकार आराम से उपलब्ध हो जाएगा। This one is empty. So the octopus moves on. A rock pool may seem like a safe refuge. तो इस वीडियो के साथ But the आपने मोलस्का octopus's फाइलम के size विषय में enabled काफी it to जानकारी move just हासिल as कर ली। stealthily in water अब as अगले out of it. सेशन में हम लोग इकाइनोडर्माटा, जो नन कॉर्डेटा ग्रुप का सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी समूह है, सबसे ज़्यादा इवॉल्व फाइलम या समुदाय कहलाता है, उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।